आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आप लोगों ने देखा होगा बच्चों की 12th की कहीं ना कहीं शुरुआत जो होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से होती है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक 12th की फर्स्ट बुक के लिए एक बेसिक चैप्टर की तरह कंसीडर किया जाता है, जिसके अंदर चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इन सब के बारे में बताया जाता है। आज हम यही देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन नीट और जेईई के अंदर पूछे जाते हैं और उनको किस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में किया जा सकता है, ताकि हम वहां पे अच्छा मार्क्स को स्कोर कर सकें। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अपकमिंग जो वीडियोस है आप लोगों को मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। ओके, तो देखो बच्चों, अब हम जो फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं वो बेस्ड है बिल्कुल चार्ज पे और चार्ज के कूलम्ब लॉ पे, जिसके अंदर आप लोगों को दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर के जो साइड्स है। ओके, तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। आप लोगों ने देखा होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल कूलम्ब लॉ पे बेस्ड एक सीधा सा क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको बोला हुआ है कि एक स्क्वायर है जिसके वर्टिसेस पे चार्ज रखे हुए हैं, जिसमें 2 कैपिटल क्यू है और 2 स्मॉल क्यू है। और आप लोगों से पूछा हुआ है कि स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू के बीच में क्या रिलेशन होगा अगर कैपिटल क्यू पे नेट फोर्स की वैल्यू 0 है। तो देखिए बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बना लेता हूं। ये हो चुका है हमारा एक स्क्वायर, जिसकी साइड हम मान लेते हैं ए है। ठीक है, ये प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, ये स्मॉल क्यू है, ये स्मॉल क्यू है। ठीक है, अब हमारे को क्या बोला हुआ है कि इस पे नेट फोर्स की वैल्यू 0। तो जब यहाँ पे नेट फोर्स की वैल्यू अगर आपसे बोला हुआ है 0 है, तो आपको क्यू और कैपिटल क्यू के अंदर रिलेशन बताना है। तो इसमें किस तरीके से करेंगे, अगर मैं यहाँ पे प्लस क्यू को देखूं बच्चों, तो ये स्मॉल क्यू वाला जो चार्ज है उस पे किधर फोर्स लगाएगा, कुछ इस तरीके से, जिसकी वैल्यू क्या होने वाली है, के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर होने वाली है, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स होगा। हमें ये थोड़ी ना पता है कि स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू प्लस है या माइनस है, अभी हमें कुछ नहीं पता है, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव ही कंसीडर करके चलेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे जो फोर्स आएगा वो रिपल्सिव हो जाएगा। यहाँ पे इन दोनों के बीच में फोर्स की बात करें तो वो किधर आ जाएगा, के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में भी रिपल्सिव होगा और दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो ए। अब हमारे पास जो चार्ज रहता है वो है कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू इस पे डायगोनल लाइन में है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो रिपल्शन फोर्स कुछ इस तरीके से होगा, और वो होगा के क्यू क्यू अपॉन √2 ए का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे से बोला हुआ है इन तीनों का जो वेक्टर सम है वो आपको बोला हुआ है 0 है। तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम, मुझे दिख रहा है बच्चों की ये के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर और ये वाला के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कहाँ आने वाला है, कुछ इस डायरेक्शन में ही आने वाला है। ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर इंटू √2। और वो कैसे हम निकालने वाले हैं, अगर मैं इसको बच्चों यहाँ पे एफ फोर्स कंसीडर करूं और ये भी एफ फोर्स होगा, तो इनका रिजल्टेंट जो होगा वो क्या आने वाला है, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये √2 टाइम्स ऑफ एफ आएगा। तो यहाँ पे भी हमने इसको क्या कर दिया, √2f कर दिया। ठीक है, साथ ही हमारे पास ये वाला जो फोर्स है उसको भी हम लिख देते हैं के क्यू क्यू अपॉन 2a स्क्वायर। आप सोच रहे होंगे कि ये स्क्वायर क्यों नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब इन दोनों का जो नेट सम है वो 0 होने वाला है, ऐसा क्वेश्चन ने दिया है। तो यहाँ क्या करेंगे, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर इंटू √2 इज इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस √2 के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ये स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, के से के कैंसिल हो गया, ए क्यू से ए क्यू कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमने देखा कि क्यू की वैल्यू जो आई है वो -2 √2 टाइम्स ऑफ क्यू आ चुकी है। और अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन देखूंगा तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दे रखा है उसके अंदर आप लोगों को डायग्राम दिया हुआ है कि 2 स्क्वायर्स है जिनकी रेडियस आपको सेम दे रखी है। तो मान लेते हैं कि ये स्क्वायर 1 हो चुका है और ये दूसरा स्क्वायर हमारे पास कुछ इस तरीके से हो चुका है। ठीक है, दोनों की रेडियस आपको r दे रखी है, तो हमने यहाँ पे r बना दी है। ठीक है, ये वाले पे जो चार्ज है वो -q है और यहाँ पे चार्ज +q है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको दे रखी है 10r दे रखी है। ठीक है, अब आप लोगों से क्वेश्चन ने पूछा हुआ है
कि आप लोगों से बोला हुआ है कि दोनों को ग्रेविटी फ्री के अंदर रखा हुआ है, तो ये हमारे ग्रेविटी फ्री स्पेस के अंदर हमने यहाँ पे रखा हुआ है। आप लोगों से बोला हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसको ए पॉइंट से, कहाँ पे, ये ए पॉइंट कहीं यहाँ पे लाई करता है, आपने इसको यहाँ से क्या कर दिया है, रिलीज कर दिया है। तो आपसे ये पूछा हुआ है इसकी स्पीड क्या होगी दूसरे स्फीयर को स्ट्राइक करने में, मतलब यहाँ पे जब ये स्ट्राइक करेगा तो इसकी स्पीड क्या होने वाली है। तो जब भी बच्चों इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिखे तो हमारे दिमाग में ज्यादातर हमेशा यही आना चाहिए कि हमें इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगाना चाहिए। एनर्जी कंजर्वेशन में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को, जिसके अंदर हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको कंजर्वेटिव कंसीडर कर सकते हैं, यानी वहां पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाया जा सकता है। तो हम किस तरीके से लगाएंगे कि के इनिशियल प्लस पी इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस पी फाइनल। अब देखिए जब आपने इसको रिलीज किया है तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या आने वाली है, देखिए इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, तो चार्ज पे पोटेंशियल एनर्जी के माइनस क्यू माइनस ई, इसके सरफेस पे तो यहाँ आर, ठीक है। फिर जब इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो यहाँ क्या होगा, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू है, तो के क्यू माइनस ई डिवाइड बाय डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 9 आर आने वाली है, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की हाफ एम वी स्क्वायर होगी। और पोटेंशियल एनर्जी की बात करें जब यहाँ चार्ज यहाँ पहुंच चुका है बी पे, तो क्या आ जाएगा के माइनस क्यू इस वाले की वजह से, और यहाँ पे ई माइनस ई की बात करें और यहाँ पे 9 आर आएगा, प्लस जब आप यहाँ पे देखोगे तो इसकी वजह से क्या आने वाला है, के क्यू माइनस ई डिवाइडेड बाय आर आ जाएगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या आने वाला है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये के क्यू ई अपॉन आर, ठीक है। ये आएगा माइनस के क्यू ई अपॉन 9 आर, ठीक। ये वाला दोनों माइनस माइनस पॉजिटिव होंगे, इधर आएंगे तो क्या आ जाएगा, के क्यू ई अपॉन 9 आर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस के क्यू ई अपॉन आर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये आने वाला है, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे आप कंसीडर करेंगे तो यहाँ देखिए ये दोनों मिलके हो चुके हैं 2 के क्यू ई अपॉन आर माइनस के क्यू ई अपॉन 9 आर, ये आ चुका है, इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप इसको देखोगे तो आएगा 2 के क्यू ई अपॉन आर कॉमन आ गया, 1 माइनस 1/9 8/9 हो जाएगा, इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर यहाँ पे आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे v की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितना आने वाला है, 16 डिवाइडेड बाय 9 के क्यू ई अपॉन आर एम का अंडर रूट, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे ऑप्शन देखोगे तो के की फॉर्म में हमें ऑप्शन दे रखे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 अपॉन 9 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ई अपॉन एम आर, तो ये इससे 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर जो हमारे पास आने वाला है फाइनली वो आएगा 4 अपॉन 9 क्यू ई अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर का अंडर रूट, दैट वुड बी द आंसर। और अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन होने वाला है, ठीक है। वो आप लोगों के एक ड्रॉपलेट और बबल वाला एक क्वेश्चन है, आप लोगों को दे रखा है, क्वेश्चन ने दिया हुआ है कि एक कंडक्टिंग सॉफ्ट बबल है जिसकी रेडियस ए और थिकनेस आपको टी दे रखी है, जो रेडियस के कंपैरिजन में बहुत कम है। आपको बोला हुआ है कि वो V वोल्ट तक चार्ज है, आप लोगों से बोला हुआ है कि अब बबल कोलैप्स हो जाता है और उसने एक ड्रॉपलेट का फॉर्म कर लिया है, तो आपसे पूछा हुआ है कि पोटेंशियल ऑफ ड्रॉपलेट क्या होगा V की फॉर्म। तो देखिए मान लो कि बच्चों की कुछ इस तरीके से हमारे पास ड्रॉपलेट है, सॉरी ये एक बबल है जिसकी रेडियस हम A कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, और इस पे चार्ज हम मान लेते हैं Q है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल की बात करेंगे तो पोटेंशियल क्या आने वाला है, के क्यू अपॉन ए, वी इज इक्वल टू के क्यू बाय ए आने वाला है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया मैंने, ऐसा कारण मैंने इसलिए किया है बच्चों क्योंकि मुझे इनिशियल पोटेंशियल दे रखा है और कहीं ना कहीं ना तो मुझे उसकी रेडियस पता है ना ही चार्ज पता है, तो मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ, क्यू की वैल्यू निकालूंगा जो आएगा वी ए अपॉन के, ठीक है। और मान लेते हैं कि इसकी थिकनेस जैसा कि क्वेश्चन ने दे रखा है कि इसके पास एक फाइनाइट थिकनेस है जो कि रेडियस के कंपैरिजन में बहुत कम है, वो टी हो चुका है, ठीक है।
अब ये कोलैप्स होकर एक ड्रॉपलेट बना देता है, तो ड्रॉपलेट बनाएगा तो क्या होगा बच्चों, नया कोई वाटर तो आया नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसका वॉल्यूम कंजर्व रहेगा। तो वॉल्यूम के लिए हम क्या लिखेंगे कि वॉल्यूम इनिशियल इज इक्वल टू वॉल्यूम फाइनल। तो वॉल्यूम इनिशियल की बात करें तो 4 पाई ए स्क्वायर इंटू टी, ये इनिशियल वॉल्यूम हो गया, और ये 4/3 पाई आर क्यूब नया हो चुका है। ठीक है, ये नया आर क्यूब का मतलब आर क्या माना है मैंने, ड्रॉपलेट की रेडियस, तो ये हमारे पास आर उसकी रेडियस हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या आने वाला है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आर की वैल्यू क्या आने वाला है 3a स्क्वायर टी की पावर 1/3। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो पोटेंशियल ऑफ ड्रॉपलेट की अगर हम बात करने वाले हैं, तो ड्रॉपलेट के पोटेंशियल की जब आप बात करोगे तो देखिए हमें पता है कि जो चार्ज है वो कंजर्व रहने वाला है, तो चार्ज कंजर्व रहेगा तो इस पे भी क्यू चार्ज रहेगा, तो यहाँ क्या आने वाला है के क्यू बाय कैपिटल आर आने वाला है। अब देखिए ये वी फाइनल है, तो वी फाइनल की वैल्यू कितनी आने वाली है के, क्यू हमें दे नहीं रखा था पर इनिशियल पोटेंशियल की फॉर्म में इसे क्या लिख सकते हैं वी अपॉन के, यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है 3a स्क्वायर टी की पावर 1/3, तो ये के से कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आने वाला है वी ए अपॉन 3a स्क्वायर टी की पावर 1/3। और अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन के अंदर कहीं ना कहीं ए को भी इसके अंदर इंक्लूड कर रखा है, तो देखो बच्चों ये आ जाएगा वी, यहाँ ए की पावर 2/3 होगा अगर हम देखें तो, और हमें पता है ऊपर जाके पावर कम हो जाती है, तो ये ए की पावर 1/3 रह जाएगा, और ये कितना होगा 3t की पावर 1/3। तो कहीं ना कहीं आंसर हमारे पास आने वाला है वी ए अपॉन 3t की पावर 1/3, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो बिल्कुल ए ऑप्शन ही हमारे को यहाँ पे आंसर देना। ठीक है, ओके, अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे को इक्विपोटेंशियल सरफेस का यहाँ पे यूज किया हुआ है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड से इक्विपोटेंशियल सरफेस को फाइंड करने का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा हुआ है। क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू वो आपको दे रखी है वेक्टर फॉर्म में, और आप लोगों को 4 डायग्राम ऑप्शन के अंदर दिए हुए हैं, जिसके अंदर आपसे पूछा हुआ है कि इनमें से पॉसिबल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या हो सकती है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर जब हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें दी हुई है √3 आई केप माइनस जे केप, और ये दे रखा है न्यूटन पर मीटर। ठीक है, और आपको 4 डायग्राम यहाँ पे दिए हुए हैं, और आप लोगों से पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा पॉसिबल होगा। तो देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आप क्या किया करो कि इसको ड्रॉ किया करो, जैसे ये एक्स डायरेक्शन ये वाई डायरेक्शन हो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं ड्रॉ करने जाऊं तो यहाँ पे √3 जो है वो पॉजिटिव में, यानी ये हो गया √3, और जेकेप में अगर हम बात करें तो माइनस जेकेप में 1 है, तो कहीं ना कहीं ये है। तो अगर हम यहाँ देखें तो इनका रिजल्टेंट जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और इसको मैं थोड़ा एक्स एक्सिस की तरफ टिल्टेड बनाऊं तो ज्यादा सही होगा। ऐसा मैं क्यों बना रहा हूं बच्चों, देखिए अगर इधर की तरफ बनाऊंगा तो फायदा ये है √3 ज्यादा है और 1 कम है, तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो 30 डिग्री आने वाला है, तो मुझे यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये कितना हो चुका है 30 डिग्री। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट की मैंने डायरेक्शन बना दी। अब बात करते हैं हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर होती है, यानी कहीं ना कहीं इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगी वो इससे क्या होने वाली है, परपेंडिकुलर होने वाली है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा तो मैं केवल इसी को बनाऊं, कितना एंगल है ये बच्चों 30 डिग्री, तो इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होगी कुछ इस तरीके से। ये हमारे क्या हो चुका है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो ये यहां से कितना एंगल बनने वाला है 90 डिग्री। अच्छा एक और चीज, अगर मैं यहाँ बहुत सारी सरफेसेस बनाने वाला हूं तो सरफेसेस जो होगी वो आपस में इक्वी डिस्टेंस पे होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपको पता कैसे लगा कि कांस्टेंट है, ये वैल्यूज के अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं आ रहा है। जब वैल्यू के अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं आ रहा है तो हम यहाँ क्या कंसीडर करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी तो इन दोनों के बीच में जो गैप है वो बिल्कुल कांस्टेंट रहने वाला है। अब हमें यह भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लेके टू क्या होती है लो पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हाई पोटेंशियल होने वाला है और ये क्या होने वाला है
लो पोटेंशियल। तो हमारे जो ग्राफ होगा वो किस तरीके का होगा, अगर ये 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना आने वाला है बच्चों, 60 डिग्री। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा ऐसी फील्ड लाइन जो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री का एंगल बना रही होगी, वो हमारा आंसर होगा, जिसमें ये वाली सरफेस हायर पोटेंशियल और ये वाली सरफेस लोअर पोटेंशियल होना चाहिए। और ऐसा हमारे को जो दिख रहा है बच्चों वो सी ऑप्शन के अंदर दिख रहा है, जिसमें ये हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल और हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना दे रखा है, 60 डिग्री। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए बच्चों, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी कहीं ना कहीं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे ही बेस्ड क्वेश्चन है, पर इसके अंदर हमारे को जो है आप लोगों से पूछा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, और आप लोगों को इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दे रखी है, पर इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कुछ सीधे फॉर्म में नहीं दे रखी, आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे ड्रॉ करनी पड़ेगी, और किस तरीके से निकालना है उस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा हुआ है। इसमें प्रीवियस वाले क्वेश्चन जैसा कोई रिलेशन नहीं है। प्रीवियस वाले क्वेश्चन के अंदर तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से इक्विपोटेंशियल सरफेस निकाली थी, यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं। तो देखिए क्या क्वेश्चन दे रखा है, आप लोगों को एक ग्रिड दिया हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे को ये बोला हुआ है ये वाली डायरेक्शन y है और ये वाली डायरेक्शन x, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये पॉइंट है हमारे O, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है D, ठीक है, ये पॉइंट है E, ये पॉइंट दे रखा है F, ये पॉइंट दे रखा है G और ये पॉइंट दे रखा है H। आप लोगों को बोला हुआ है बच्चों कि इनके जो पोटेंशियल्स हैं वो मार्क किए हुए हैं। जैसा O का पोटेंशियल जो है वो 0 दिया हुआ है, A का पोटेंशियल -1 दिया हुआ है, B का पोटेंशियल -2 दिया हुआ है, ठीक है। फिर हम C पे आते हैं, C का जो पोटेंशियल है वो 1 दिया हुआ है, फिर D का पोटेंशियल जो है वो 2 दिया हुआ है। उसके बाद आप लोगों को दे रखा है कि E का जो पोटेंशियल है वो वापस से 0 है, फिर ये -1 दे रखा है, ठीक है, और उसके बाद आप लोगों को दे रखा है कि ये 1 है और ये 0 है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों कि इसके अंदर डायरेक्ट आप लोगों को नहीं बोला हुआ, पर इसके अंदर एक और चीज है, वो क्या है, अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर अगर हम 2x2 का एक डायग्राम बनाए, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि इस वाले पॉइंट के अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसी लाइन बनाऊं, ठीक है, इसके अंदर ये वाली लाइन बनाओ, इसमें ये वाली लाइन बनाओ, इसमें ये वाली लाइन बनाओ और इसमें ये वाली लाइन बनाओ, ठीक है। तो अगर हम देखें तो D का पोटेंशियल 2 वोल्ट है तो ये 2 वोल्ट हो गया, यहाँ पे C और G का जो पोटेंशियल है वो 1 है तो ये 1 वोल्ट हो गया, ये वाली पोटेंशियल के अंदर O E H लाई कर रहे हैं तो ये 0 वोल्ट का हो गया, इसके अंदर A और F लाई कर रहे हैं -1 वोल्ट हो गया, ऐसे ये -2 वोल्ट हो चुका है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप लोग ऐसे देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे पोटेंशियल देखिए ये +2 है और यहाँ पे -1 और -2 यहाँ पे दे रखे हैं, तो ये हायर पोटेंशियल इस डायरेक्शन में है और ये वाला क्या है, लो पोटेंशियल। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो ऐसे आने वाली, जैसा अभी मैंने प्रीवियस वाले क्वेश्चन के अंदर बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहां से कहां होगी, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल क्या करना है कि नहीं 2 लाइन को लेना है, जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 2 लाइन को कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है। अब वो 2 लाइन के अंदर अगर मैं देखूं तो इनके बीच का जो गेप होगा वो आप लोगों को कितना होगा, तो उसके लिए आपको ये दे रखा है कि जो स्क्वायर है उसकी साइड आपको दे रखी है ये 1 मीटर है और ये हाइट भी आपको दे रखी है 1 मीटर, क्योंकि स्क्वायर आपको बोला हुआ है। तो ये पूरा जो डायगोनल है वो √2 होने वाला है, तो ये हाफ होगा कि कितना हो जाएगा, ये 1/√2। और अगर आप यहाँ पे देखो तो ये एरो कुछ इस तरीके का होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी तो इसके 2 कंपोनेंट आने वाले हैं, ये 1/√2 का गैप होगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ΔV/ΔR। और आप लोग को जो भी आंसर दे रखा है वो वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, तो ΔV कितना हो जाएगा हमारे पास 1 और ΔR की बात करें तो 1/√2, दैट इज √2 हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है।
तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू √2 है, पर ये एंगल 45 होगा तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म में निकालना चाहते हैं। तो ये आएगा √2 cos 45 और ये आएगा √2 sin 45। तो हमारा आंसर जो ई नेट का आने वाला है ये आ जाएगा हमारे पास √2 इंटू 1/√2 आई के माइनस √2 इंटू 1/√2 जे के, एंड द आंसर विल बी आई के माइनस जे के। तो अगर हम यहां से ऑप्शन देखें बच्चों, तो यहाँ पे हमें बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है, जिसके अंदर आई के माइनस जे के दिया हुआ है। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक चार्ज बबल का क्वेश्चन है। आप लोगों को बोला हुआ है कि एक बबल है जिसकी रेडियस आप लोगों को दे रखी है स्मॉल आर की फॉर्म में, और आप लोगों को बोला हुआ है कि उसके अंदर जो प्रेशर है वो आपको P1 कंसीडर किया हुआ है। अब आपने इसको कोई चार्ज दे दिया है जिसकी वजह से प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, और आपसे बोला हुआ है कि अगर इसके अंदर सरफेस टेंशन T है तो चार्ज की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए बच्चों, अगर हम बात करें लेट्स से कि ये एक सोप बबल है, तो जैसा हम जानते हैं कि सोप बबल के अंदर इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 40/। रीजन इसके पीछे, जब वाटर बबल होता है तो उसके अंदर सिंगल लेयर होती है, जब वैसे ही सोप बबल के अंदर डबल लेयर होती है। तो जब डबल लेयर होती है तो सरफेस टेंशन भी डबल लग रही होती है, और जब सरफेस टेंशन यहाँ पे डबल लगेगी तो हम ऐसा कह सकते हैं कि P इनसाइड माइनस P आउटसाइड की वैल्यू जो आएगी वो 40/r आ जाएगी। ठीक है, और अगर हम ऐसे कंसीडर करें कि इसी बबल को हम लेट से हमने चार्ज दे रखा है, ये दो लेयर है इसलिए यहाँ पे मैं डैश डैश से डबल लेयर बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि सोप बबल के अंदर डबल लेयर होने की वजह से ऐसा होता है। तो अगर हम यहाँ पे P इनसाइड माइनस P आउटसाइड अगर हम निकालें, जब चार्ज Q दे रखा है तो यहाँ कितना हो जाएगा σ²/2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि एक चार्ज प्रेशर का फॉर्मूला होता है। और अगर ये दोनों ही इनसाइड माइनस आउटसाइड प्रेशर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 40/r को किसको बैलेंस करना होगा σ²/2 एप्सिलॉन नॉट को। और आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि चार्ज की वैल्यू क्या होगी। तो जब चार्ज की वैल्यू की बात करेंगे तो सबसे पहले सिग्मा की वैल्यू यहाँ आने वाली है 8t एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय r की पावर 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे सिग्मा क्या है, देखिए सिग्मा जो हम कंसीडर करके चलते हैं वो क्या है, चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये अगर Q/4πr² इज इक्वल टू सिग्मा, तो जब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा Q/4πr² इज इक्वल टू 8t एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय r की पावर 1/2। तो Q की वैल्यू जो आने वाली है वो 4πr² 8t एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय r की पावर 1/2 होगी। और अगर हम ऑप्शन के अंदर देखें तो यहाँ पे सारा जो फॉर्म है वो आप लोगों को दे रखा है, कुछ r को डिवाइड में नहीं दे रखा है। तो जब एक r को अंदर भेजोगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये देखिए ये आएगा 8πr रूट ऑफ 2rt एप्सिलॉन नॉट, दैट वुड बी द आंसर। और अगर हम यहाँ पे देखें बच्चों तो ये हमारा बी ऑप्शन में फिट हो रहा है। आप लोगों ने सोचा होगा कि ये मैंने क्या किया, इसको 4 इंटू 2 किया तो 4 का जो अंडर रूट है वो बाहर आएगा तो 2 आ जाएगा जो 8 हो जाएगा। 8π एक r को यहाँ रखा, एक r को अंदर भेजेंगे तो r² होगा, वो r से एक r कैंसिल हो जाएगा तो इसका 2rt एप्सिलॉन नॉट की पावर 1/2 आ जाएगा, जो कि हमें बी ऑप्शन में दे रखा है। होपफुली आप लोगों को ये समझ में आया। चलिए अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी कहीं ना कहीं एनर्जी कंजर्वेशन का यूज होगा। आप लोगों से बोला हुआ है कि एक डिस्क आप लोगों को दे रखी है, ठीक है, सॉरी रिंग दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कि एक रिंग आपको दे रखी है जिसकी रेडियस कैपिटल R है। आप लोगों ने इस पे +q चार्ज दे रखा है, ठीक है, और इससे आप लोगों को बोला हुआ है कि r डिस्टेंस पे एक q चार्ज है जिसका मास m है। आप लोगों को ये बोला हुआ है बच्चों कि अगर हम यहाँ पे इसको v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं तो मिनिमम कितनी वेलोसिटी हमें देनी चाहिए ताकि ये इस जो रिंग है वहां तक पहुंच जाए। अब देखो इसके इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जनरली जब हमारे को जस्ट रीच वाला क्वेश्चन करना होता है तो वहां पे हम क्या कंसीडर करते हैं कि जस्ट रीच कर जाए, इसका मतलब अगर यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो भी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम जब एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो k इनिशियल प्लस p इनिशियल इज इक्वल टू k फाइनल प्लस p फाइनल जब हम लिखेंगे तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ½ mv² हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी की जब आप बात करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी में अगर हम कहें तो v के
रिंग के पोटेंशियल जो होता है वो होता है के क्यू अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है, जहां पे एक्स जो होता है वो उसके एक्सिस से डिस्टेंस होती है। तो यहाँ पे अगर हम पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो क्यू, और इसका पोटेंशियल कितना होगा के क्यू अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि एक्स की वैल्यू आर है। फाइनली जो काइनेटिक एनर्जी जस्ट रीच कर जाएगा तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी जब सेंटर पे पहुंचेगा तो पोटेंशियल जो होता है वो के क्यू बाय आर होता है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, स्मॉल क्यू से। तो देखिए यहां से क्या आया, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू क्यू अपॉन रूट 2 आर। तो यह आया हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन आर 1 माइनस 1 बाय रूट। तो यहां से वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो यह आएगा 2 के क्यू क्यू अपॉन एम आर 1 माइनस 1 अपॉन रूट। दैट वुड बी द आंसर। और हमारे को जो ये आंसर दे रखा है वो किसकी फॉर्म में दिया हुआ है, आप लोगों को ये आंसर दे रखा है, अगर हम यहाँ पे देखें तो बच्चों ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे बिल्कुल फिट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा के क्यू क्यू अपॉन एम आर, ये आएगा 2 माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो ये रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, ये अंडर रूट के अंदर कंप्लीट क्वांटिटी रहेगी। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है जिसके अंदर बहुत अच्छी चीज का यूज किया हुआ है। इसके अंदर केमिस्ट्री का भी एक कॉम्बिनेशन हमारे को यूज किया हुआ है। क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि एक न्यूट्रल स्फीयर है जिसकी रेडियस आर है और डेंसिटी रो है, उसको आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है जो कि यूनिफॉर्म है और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि मान लीजिए कि ये एक स्फीयर है जिसकी रेडियस आर है, तो जब आप इसको वर्टिकली अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो इस पे लगने वाला जो क्यूई फोर्स है वो किसको बैलेंस करेगा, mg को। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं mg इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं उसके पीछे मैं कारण बताऊंगा। अब बताइए क्यू को मैं पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में अगर हम यूज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, mg इज इक्वल टू एन ई इंटू कैपिटल ई आ जाएगा। तो यहां से देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना हो गया, mg अपॉन ई इंटू स्मॉल ई। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ है, इफ द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ द मटेरियल z एंड a आपको दिया हुआ है, कितने फ्रैक्शन आपको इलेक्ट्रॉन हटाने चाहिए ताकि जो स्फीयर है वो इक्विलिब्रियम में ही बना रहे। ठीक है, अब हम कितने इसमें से इलेक्ट्रॉन हटा सकते हैं उसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर मोल्स कितने, और हमें पता है देखिए n मोल्स की अगर हम बात करें तो हमें पता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मास को हम लिखेंगे डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, तो इसकी रेडियस हो गई r, तो ये आ जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इंटू ए आ चुका है। तो ये हमारे पास मोल आ गए। ठीक है, और जब अगर हम बात करेंगे, ये तो हमने मोल कंसीडर कर लिए, उसके बाद अगर हमारे को नंबर ऑफ चार्ज निकालना है तो नंबर ऑफ चार्ज की अगर आप बात करोगे तो क्या करेंगे, रो 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3a इंटू किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, अवोगाड्रो नंबर से। ठीक है, और उसने ये भी बोला हुआ है एज्यूम दैट स्फीयर इज एबल टू होल्ड द नेसेसरी चार्ज विदाउट एनी लीकेज, मतलब यहाँ पे कोई लीकेज जैसी कोई सिनेरियो नहीं है। ठीक है, ये हमने क्या निकाला है बच्चों की, जो यहाँ पे नंबर ऑफ मेटल एटम है वो कितने हैं, सॉरी यहाँ पे नंबर ऑफ मेटल एटम की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अब अगर नंबर ऑफ चार्ज की बात करोगे तो नंबर ऑफ चार्ज यहाँ पे क्या आने वाला है, ये हमारे पास रो 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 3a इंटू na इंटू एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे को पता लग जाएगा कि इसमें कितना चार्ज है, क्योंकि जितने उसके एटॉमिक नंबर होंगे उतनी उसके पास टोटल चार्ज आने वाला है। ठीक है, तो अब हमारे को क्या निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है। तो फ्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो फ्रैक्शन आने वाला है वो कितना आ जाएगा, n अपॉन n टोटल। तो n कितना है हमारे पास, mg डिवाइड बाय e इंटू कैपिटल ई, और यहाँ पे टोटल कितना है
रो 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 3a na इंटू जेड। तो जब हम यहां पे देखेंगे तो क्या क्या चीजें कैंसिल हो जाएगी बच्चों। देखो m की जगह जब वापस लिखेंगे तो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, m से m कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ 4/3 पाई आर स्क्वायर आर क्यूब आएगा, ठीक है। तो ये m से वापस कैंसिल होने वाला है, तो ये कितना आ जाएगा g अपॉन ई ए, ठीक है। ये पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा na z और यहाँ पे a मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा जो आएगा वो जी ए अपॉन ई ई एन ए इंटू जेड आने वाला है, जो कि हमारे को सी ऑप्शन के अंदर दे रखा है, जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे को इतना एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं थी। अगर हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे, एम की फॉर्म में रखेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक ग्राउंडिंग का काफी अच्छा क्वेश्चन है, जिसके अंदर आप लोगों से बोला हुआ है कि एक स्फीयर है जिसको आपने ग्राउंड कर रखा है, ठीक है। और ये ग्राउंडिंग का सिंबल आप लोगों को बनाया हुआ है। इसकी रेडियस आपको बोला हुआ है स्मॉल आर है। इससे डी डिस्टेंस पे आपको बोला हुआ है कि एक क्यू चार्ज रखा हुआ है। आप लोगों से पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि चार्ज जो अर्थ के अंदर फ्लो करेगा उसकी वैल्यू क्या होगी। तो ऑब्वियसली बात है बच्चों, चार्ज की वैल्यू वही होगी जो इसके ऊपर चार्ज आने वाला है। किस पे? स्फीयर के ऊपर जो चार्ज आने वाला है। अब अगर स्फीयर पे चार्ज लेट से हम मान लेते हैं कि Q1 है, और अगर मैं ये मान लेता हूं कि ये A पॉइंट है, और A पॉइंट का अगर हम पोटेंशियल 0 कर देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले A पॉइंट के पोटेंशियल पे एक तो स्फीयर की वजह से आने वाला है और एक प्लस Q की वजह से पोटेंशियल आने वाला है, उसको हम किसके इक्वल कर देंगे, 0 के। तो देखिए स्फीयर की वजह से जब आप करोगे तो वो आएगा KQ1 अपॉन R। ऐसे ही प्लस Q की वजह से करेंगे तो इससे सेंटर से डिस्टेंस हो चुकी है KQ अपॉन D। इसको 0 के इक्वल करोगे तो ये आएगा KQ1 अपॉन R इज इक्वल टू माइनस ऑफ KQ अपॉन D। तो K से K कैंसिल हो जाएगा, तो Q1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ R अपॉन D इंटू Q। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे बच्चों तो हमें दे रखा है जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन के अंदर माइनस क्यू आर अपॉन डी दिया हुआ है। तो होपफुली आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट है 10th वाला, जिसके अंदर आप लोगों को बोला हुआ है कि आप लोगों को 4 डायग्राम बनाए हुए हैं। उन 4 डायग्राम के अंदर आप लोगों को एक मेटल स्फीयर दे रखा है और आप लोगों से पूछा हुआ है कि इसमें से कौन सा करेक्टली इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए बच्चों इसमें थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पहली चीज का आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी कोई दो प्लेट्स के बीच में कोई एक मेटल स्फीयर रखा होता है, तो मेटल स्फीयर अगर होगा तो हमेशा, या कोई भी मेटल हो जरूरी नहीं स्फीयर हो, जब भी कोई मेटल को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर हिट करती तो वो हमेशा 90 डिग्री पे हिट करेगी। तो अगर हम सबसे पहले यहाँ पे देखें तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन की अगर आप बात करोगे तो डी यहाँ पे बिल्कुल कैंसिल होने वाला है, क्योंकि डी के अंदर आप लोगों को जो स्फीयर दे रखे हैं उसके अंदर 90 डिग्री पे ये बिल्कुल भी हिट नहीं करते। तो सबसे पहले पॉइंट से हमने 3 ऑप्शन ही रखे, एक ऑप्शन को हटा दिया। दूसरी अगर हम बात करें तो यहाँ पे कभी भी कोई भी मेटल हो, मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती है वो अंदर की तरफ वो 0 होती है, क्योंकि जो सारा चार्ज है वो सरफेस पे आ जाता है, यानी कभी भी किसी मेटल के अंदर फील्ड लाइंस को नहीं बनाया जाएगा। और अगर हम देखें बच्चों तो यहाँ पे बी ऑप्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो अंदर भी बना रखी है, और अगर अंदर भी बना रखी है तो यहाँ पे बी ऑप्शन है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तीसरा जो है इलेक्ट्रिक लाइन हमेशा कर्व की फॉर्म में होती है अगर वो किसी मेटल स्फीयर को हिट करेगी, जबकि यहाँ पे ए ऑप्शन के अंदर जो आपको दे रखा है, जैसा यहाँ पे आपको जो डायग्राम में दे रखा है कि ये हायर पोटेंशियल, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल आप लोगों को बनाया हुआ और ये क्या हो गया नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पे आपको स्फीयर बना रखा है। अगर ये केवल स्फीयर नहीं हो कि ये प्लेट होती दोनों और ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल होती तो फील्ड लाइंस बिल्कुल ऐसे होती, पर यहाँ पे मेटल होने की वजह से ये क्या होगा, इसको 90 डिग्री पे हिट करेगी कुछ इस तरीके से। तो 90 डिग्री पे हिट करेगी और फिर यहां से जब जाएगी तो ये भी किस तरीके से जाएगी, कर्व शेप के अंदर यहां से जाने वाली है। तो 90 डिग्री के एंगल्स रहेंगे तो फील्ड लाइंस जो होगी वो किस तरीके से होगी। तो हमने क्या करा, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल से इसको देखा है, ठीक है।
ठीक है। ओके बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, जिसके अंदर बिल्कुल एक छोटी सी बारीकी चीज का यूज किया हुआ है। आप लोगों को बोला हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि ये कंडक्टिंग प्लेट आप लोगों को बताई हुई है, ठीक है, जिसके अंदर आपसे बोला हुआ है कि एक इससे h हाइट पे एक चार्ज रखा हुआ है और वो बिल्कुल स्टेबल कंडीशन के अंदर है, ठीक है, Q। तो हम अगर बात करें तो हमें पता है इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है तो कहीं ना कहीं इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा कौन सा, QE, और यहाँ पे क्या लग रहा होगा, mg। क्योंकि जब ग्रेविटी होगी तो वो कहीं ना कहीं उसको क्या करेगी, डाउनवर्ड लाने की कोशिश करेगी, और ये प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसको किधर ले जाने की कोशिश करेगी, ऊपर। तो जब ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे यानी QE इज इक्वल टू mg होगा, तो हम यहां से देख सकते हैं Q अपॉन m इज इक्वल टू G अपॉन E यहाँ पे आ जाएगा, जहां पे G ये कैपिटल G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, Q जो है वो चार्ज हो चुका है, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ है, उसने कहा है कि अगर हमने एक डिस्क है जिसकी जो यहाँ पे रेडियस है, अब देखो ये रेडियस जो है वो इतनी सी, वो हाइट के कंपैरिजन में बहुत कम है। मतलब आपको भी बोला हुआ है कि r की वैल्यू जो है वो h के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो आपने ये क्या करा है, इसको हटा दिया है। तो आपसे बोला हुआ है कि अब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो हमें पता है जब इतनी सी चीज को अगर आपने हटा दिया है तो हम डिस्क को क्या कंसीडर कर सकते हैं, जब इतनी लार्ज डिस्टेंस पे होगा डिस्क की वजह से फील्ड क्या होती है, तो वो होती है KQ। अगर हम बात करें तो वो होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का अंडर रूट, यही होता है। और हमें पता है जब यहाँ पे x बहुत लार्ज होता है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, जिसके अंदर जैसा आप लोग देख सकते हो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। आप लोगों को बोला हुआ है कि एक प्लेट है जिससे h हाइट पे एक चार्ज रखा हुआ है जो कि एक स्टेबल कंडीशन पे है। जो प्लेट है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हम एज्यूम कर सकते हैं, वैसा क्वेश्चन ने इसके अंदर दिया हुआ नहीं है। आप लोगों को बोला हुआ है कि वो चार्ज इक्विलिब्रियम पे है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पहले अगर ये चार्ज इक्विलिब्रियम पे है तो यहाँ पे क्या होगा, F नेट इस पे 0 होगा, यानी क्या आने वाला है, QE किसको बैलेंस करेगा, mg को, और QE की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू mg। तो यहां से आप देख सकते हो Q अपॉन m की वैल्यू जो आएगी वो QG अपॉन सिग्मा इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट आने वाली है। Q अपॉन m की वैल्यू क्या आ जाएगी, G अपॉन सिग्मा इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ने ये कहा है कि एक स्मॉल r रेडियस की, जो r है वो h के कंपैरिजन में बहुत कम है, ऐसी एक डिस्क को आपने रिमूव कर दिया है। जैसे ही हम रिमूव करेंगे तो चार्ज क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि अब क्या हुआ कि ऊपर की तरफ जो QE फोर्स था वो कम हो चुका है और नीचे वाला जो mg फोर्स है वो बढ़ जाएगा। तो अगर हम F नेट की बात करें तो F नेट अब कितना आने वाला है भाई, तो F नेट की अगर आप बात करोगे तो QE होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अब हम किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखेंगे, तो एक चीज ध्यान में रखना है बच्चों कि जो डिस्क है उसके कंपैरिजन में ये जो पॉइंट है वो लार्ज डिस्टेंस पे, और जब लार्ज डिस्टेंस पे होगा तो आप डिस्क को क्या कंसीडर कर सकते हो, एक पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हो। जब पॉइंट चार्ज कंसीडर करेंगे तो जैसे ही आप पॉइंट चार्ज कंसीडर करोगे तो क्या आ जाएगा, यह आएगा Q और E की वैल्यू KQ स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर, ये हमारे नेट फोर्स के इक्वल होगा। नेट फोर्स होता है ma। तो यहां से आप देख सकते हो कि एक्सेलरेशन की वैल्यू Q अपॉन m KQ अपॉन H स्क्वायर आएगी, ठीक है। अभी Q किसका चार्ज है, प्लेट का चार्ज है, तो प्लेट जो डिस्क है उसका चार्ज है, तो डिस्क को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमने आर रेडियस के पार्ट को रिमूव किया है। तो यहां से देखिए क्या है, Q अपॉन m की वैल्यू G2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा, K की जगह हम यहाँ पे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, और इसे क्या लिख सकते हैं, H स्क्वायर। तो देखिए यहां से क्या आया, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आई वो G/2 R अपॉन H का होल स्क्वायर आने वाली है, और यही हमारा क्या होगा, आंसर, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है डिफिकल्टी वाइज। ओके, अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, जिसके अंदर आप लोगों को इलेक्ट्रिक डाइपोल का साथ के साथ टॉर्क का भी कहीं ना कहीं यूज करना है।
क्वेश्चन ने आपको दे रखा है कि एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, जिसके अंदर आपको इंक्लाइन प्लेन का जो एंगल है वो थीटा दिया हुआ है, ठीक है। आप लोगों को बोला हुआ है कि एक व्हील है, तो यहां हम व्हील बना देते हैं, ठीक। व्हील के जो डायमीटर वाले पॉइंट्स है कौन कौन से, ये प्लस क्यू और यहाँ माइनस क्यू, इन दोनों पॉइंट्स पे चार्ज रखे हुए हैं। और आप लोगों को बोला हुआ है कि व्हील जो है उसका मास m है, ठीक है। और आप लोगों को ये भी बोला हुआ है कि ये इक्विलिब्रियम के अंदर है, मतलब कहीं फिसल नहीं रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने किसी एक व्हील को रखा है इंक्लाइन प्लेन पे, तो कहीं ना कहीं उसकी टेंडेंसी क्या होगी, रोटेट करने की होगी। और जब रोटेट करने की होगी तो क्या कर रहा होगा, इंक्लाइन प्लेन के थ्रू नीचे आ रहा होगा। वो नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इस पे लगने वाला जो नेट टॉर्क है वो 0 है। तो हमें यहाँ पे क्या कंसेप्ट अप्लाई करना है कि टॉर्क नेट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे टॉर्क किस किस की वजह से लग सकता है, एक तो जब वर्टिकल वाला केस हो तो टॉर्क mg का आएगा, और जब इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो वहां पे डाइपोल का टॉर्क आने वाला है। और अगर हम डाइपोल के टॉर्क की बात करें तो वो p sin थीटा होता है, जहां पे थीटा डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का बीच का एंगल होता है। तो देखो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डाइपोल मोमेंट जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में, p की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें, इसको कनेक्ट करके देखते हैं, देखो ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा एंगल होने वाला है। तो यहाँ पे आप देखोगे अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, थीटा एंगल होने वाला है। और जब ये थीटा एंगल होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, यानी ये भी 90 माइनस थीटा होगा। तो ये एंगल कितना होने वाला है, थीटा एंगल होने वाला है। यानी टॉर्क ऑफ डाइपोल जो आने वाला है यहाँ पे वो कितना आ जाएगा, पी ई और यहाँ पे साइन थीटा, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा ही है, ये ई है ना। और पी को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्यू इंटू 2 है, अगर हम मान लेते हैं कि इसकी रेडियस कितनी है, ए, ठीक। अब दूसरा टॉर्क किसका आ रहा होगा, mg का। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो mg का टॉर्क कैसे निकालेंगे, mg जो लग रहा होगा वो नीचे लग रहा होगा, उसकी टेंडेंसी क्या होगी। अगर आप यहाँ पे देखोगे, हमने यहाँ क्या कंसीडर किया, देखो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये एंगल हमने अभी बताया कि ये वाला एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब अगर हम यहां देखें तो mg ये लग रहा है तो ये वाला एंगल भी कितना आने वाला है बच्चों, ये आ जाएगा 90 माइनस थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी, अगर ये a है तो a का cos वाला कंपोनेंट होगा, यानी कितना आने वाला है, a cos 90 माइनस थीटा, जिसकी वैल्यू होने वाली है a sin थीटा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो mg का जो टॉर्क होगा वो लिखा जाएगा mg इंटू a sin थीटा। और अगर हम बात करें डाइपोल की तो वो आएगा q इंटू 2a e sin थीटा आने वाला है। तो यहाँ से sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा। और क्वेश्चन में हमारे से पूछा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी mg अपॉन 2q। और अगर हम ऑप्शन के अंदर देखेंगे तो ऑप्शन के अंदर हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो हमें दिख रहा है, जो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। होपफुली आप लोग को ये एग्जांपल समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा है, आप लोग को इसके अंदर स्फीयर के पोटेंशियल का यूज करना है। क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि एक पॉइंट चार्ज है q, वो एट ए डिस्टेंस r रखा हुआ है सेंटर से, जो इनर रेडियस आपको दे रखी है 2r और आउटर रेडियस क्या दे रखी है 3r। तो देखिए हम सबसे पहले यहाँ पे अगर स्फीयर्स को बनाए तो ये स्फीयर्स हो चुके हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारे को ये रेडियस 2r दे रखी है और ये रेडियस जो है वो 3r दे रखी है, ठीक है। यहां से r डिस्टेंस पे एक q चार्ज रखा हुआ है, कितना रखा हुआ है, q चार्ज रखा हुआ है। तो आपसे ये पूछा हुआ है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेंटर पे कितना होगा, उसकी कैलकुलेशन आपको करनी है। तो देखिए सबसे पहले हमारे को यहाँ पे इंडक्शन का यूज करना है। किस तरीके से इंडक्शन का यूज किया जाता है, हमें पता है कि अगर स्फीयर के अंदर एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है तो कहीं ना कहीं उसने यहाँ पे क्या किया होगा, माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस किया होगा। अब वो कैसे भी इंड्यूस किया होगा, ऑब्वियसली बात है, अगर इधर की तरफ रखा हुआ है तो इधर ज्यादा होगा, इधर कम होगा।
पर मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, पर ये माइनस क्यू इंड्यूस करेगा। ऐसे ही टोटल चार्ज इस पे 0 था तो आउटर सरफेस पे यहाँ प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा। अब वो यूनिफॉर्म अगर हम देखें तो इधर की तरफ ज्यादा होगा, इधर की तरफ कम होगा, पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट करेगा, पोटेंशियल को नहीं करेगा। वो क्यों नहीं करने वाला है? क्योंकि पोटेंशियल जो होता है वो के क्यू बाय आर होता है, और पोटेंशियल के अंदर हम हमेशा क्या करते हैं कि टोटल चार्ज को लिखते हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है कि वो कहां किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड। अब हमारे से उसने पूछा हुआ है कि सेंटर में पोटेंशियल क्या होगा। तो सेंटर में पोटेंशियल की बात करें तो आप देखिए शेल्स है, तो अगर हम शेल कंडक्टिंग शेल की बात करोगे तो वहां पे नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल के जो सेंटर पे पोटेंशियल जो होता है वो के क्यू बाय आर होता है, जो आर वहां पे रेडियस होती है। तो सबसे पहले अगर हम वी एट सेंटर की बात करेंगे तो वो क्या आएगा, वी ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस वी ड्यू टू 2r स्क्वायर प्लस वी ड्यू टू 3r स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट चार्ज की वजह से, तो वो के क्यू बाय आर आने वाला है क्योंकि उस पर तो पॉजिटिव चार्ज है। 2r पे नेगेटिव है तो यहाँ पे आएगा के क्यू अपॉन 2r प्लस यहाँ पे आएगा के क्यू अपॉन 3r, क्योंकि 3r पे पॉजिटिव चार्ज आया है। तो यहाँ पे देखिए क्या आया, के क्यू अपॉन आर यहाँ पे कॉमन आया है, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 यहाँ पे आ चुका है। तो अगर हम देखेंगे तो ये आ चुका है के क्यू अपॉन आर 1/2 प्लस 1/3 विच विल बी 5/6 ऑफ के क्यू बाय आर। और अगर हम ऑप्शन देखेंगे बच्चों तो ऑप्शन के अंदर आप देख सकते हो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जहां पे के की वैल्यू 1/4πε हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे को दे रखा है वो इलेक्ट्रिक डायपोल का एक काफी अच्छा क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको बोला हुआ है कि एक डायपोल जो है उसको आपने ओरिजिन पे रखा हुआ है, जो कहां पे पॉइंट कर रहा है, एक्स डायरेक्शन को। इससे फार अवे एक पॉइंट है, ठीक है, इस पी पॉइंट पे आपको बोला हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वाई डायरेक्शन पे। अब सबसे पहले अपन कंसीडर करते हैं जनरली, तो जनरली अगर मैं बात बताऊं तो अगर ये थीटा एंगल होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती है वो हमें पता है इससे अल्फा एंगल पे आती है। और अगर हम अल्फा की बात करें तो अल्फा जो होता है वो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाय 2 होता है। ठीक है, tan थीटा अपॉन 2 पूरे का डिवाइड होता है यहाँ पे। ठीक है, अब यहां पे हमारे को क्या बोला हुआ है कि ई नेट जो है वो किस डायरेक्शन में आ रहा है, वाई डायरेक्शन में आ रहा है। अब मुझे बताइए अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वाई में है तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री हो चुकी है, यानी π/2 हो गया। तो अगर हम यहां कहें तो अल्फा की वैल्यू π/2 माइनस थीटा हो चुकी है। तो अब यहां पे वैल्यू पुट करो तो यह आएगा tan इनवर्स ऑफ tan थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। तो यहां पे जब आप tan को इधर लेके जाओगे तो ये आएगा tan थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये कितना आने वाला है, tan ऑफ π/2 माइनस थीटा, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा, tan थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू cot थीटा, है ना। तो आप लोग यहाँ क्या देखोगे कि tan थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/tan थीटा। मैं हर एक स्टेप क्लियर कर रहा हूं, तो यहां से आएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। तो आप यहाँ पे देख सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू √2। तो हमें इसी फॉर्म में आंसर दे रखा है, तो हम यहाँ देख सकते हैं बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। होपफुली आप लोगों को ये एग्जांपल समझ में आया होगा। चलिए ओके बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जो दे रखा है उसके अंदर आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आपको कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल्स दे रखे हैं, जिसके अंदर अंदर वाले की रेडियस आपको a और शेल्स की जो रेडियस है वो इनर रेडियस b और आउटर रेडियस c दे रखी है। आपको अंदर वाले स्फीयर पे जो चार्ज है वो 2q दे रखा है, जैसा आपको क्वेश्चन में दिखाया हुआ है। सॉरी, इसमें बोला हुआ है कि सॉलिड कंडक्टिंग, उस पे 2q चार्ज आपको गिवन है। ए कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल ऑफ इनर रेडियस b and outer radius c is concentric with the solid sphere and has a net charge -q. The surface charge density of inner and outer surfaces of the spherical shell will be, inner और outer की क्या होगी। तो देखिए जब अपन इसकी चर्चा करते हैं तो सबसे पहले इसमें क्या चीज आने वाली है कि हमारे को यहाँ पे
ये रेडियस जो दे रखी है वो a है और ये हमारा सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। ये रेडियस हमें b दे रखी है और ये रेडियस हमें c दे रखी है, ठीक है। इस पे माइनस क्यू चार्ज है, टोटल स्फेरिकल शेल पे जो चार्ज है वो कितना है माइनस क्यू, और इस पे 2q चार्ज है। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है कि सॉलिड स्फीयर पे जो चार्ज है वो कितना है 2q। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे जैसे हम बोल दे कि ये 1 है ये 2 है, तो जब आप इस पे कहोगे स्फेरिकल शेल पे, तो इस पे अगर आप चार्ज निकालना चाहते हो तो हमें पता है ये 2q अंदर वाली सरफेस पे क्या इंड्यूस करेगा, माइनस 2q इंड्यूस करेगा। तो माइनस 2q इंड्यूस करेगा तो ऑब्वियस सी बात है बाहर वाली पे अगर हम देखें तो चार्ज कितना हो जाएगा प्लस 2q, ताकि टोटल चार्ज का सम वही बना रहे। तो अगर हम बात करें चार्ज ऑन शेल इन इनर पार्ट, तो वो कितना आ जाएगा माइनस 2q। तो सिग्मा की वैल्यू आएगी माइनस 2q अपॉन 4 पाई बी स्क्वायर, क्योंकि उसने सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछा है, वो होता है चार्ज अपॉन एरिया। और अगर हम बात करें चार्ज ऑन आउटर शेल, तो वो कितना आने वाला है माइनस क्यू प्लस 2q विच इज q। तो जब आप यहां पे कहोगे तो सिग्मा क्या आने वाला है q अपॉन 4 पाई सी स्क्वायर। और अगर हम यहाँ पे बच्चों ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन हमारे को दिख रहा है जिसके अंदर माइनस 2q अपॉन 4 बी स्क्वायर और q अपॉन 4 पाई सी स्क्वायर आ रहा है। ऐसा ऑप्शन नंबर ए हमें यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। ओके बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक ग्राफ का अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा हुआ है, जिसके अंदर आपको दिया हुआ है कि दो चार्जेस आपको दिखा रखे हैं जिनकी वैल्यू प्लस क्यू और ये वाला भी आपको प्लस क्यू दे रखा है, और इनके बीच की जो सेपरेशन है वो 2a दे रखी है। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि मिड पॉइंट जो होगा वो a डिस्टेंस पे होगा और ये भी a पे हो गया, ठीक है। क्वेश्चन ने आपसे बोला हुआ है कि दो चार्जेस उनकी सेपरेशन आपको दे रखी है। ये वाला चार्ज जो है वो x इक्वल टू 0 पे है और ये x इक्वल टू 2a पे है। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ग्राफ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का करेक्ट ग्राफ होगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे अगर मैं चर्चा करूं इस क्वेश्चन पे कि किस तरीके से हमें करना है, तो सबसे पहले मिड पॉइंट की बात करते हैं। ये प्लस क्यू है और ये भी प्लस क्यू है, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, अगर मैं बिल्कुल मिड पॉइंट पे देखूंगा तो ये वाला जो प्लस चार्ज है उसकी टेंडेंसी इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी, क्योंकि हमें पता है पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हमेशा अवे होती है। इस वाले पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड होगी वो हमेशा क्या होगी, इधर की तरफ। यानी अगर मैं कहूं तो ये E1 है तो ये E2 होगा, और हमें ये भी पता है E1 और E2 का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, क्योंकि चार्ज सेम है और इनके बीच की सेपरेशन सेम है। यानी यहाँ पे वो पॉइंट है जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। अच्छा, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो अब ग्राफ के लिए कैसे करेंगे। ग्राफ के लिए देखो, अगर आप इस डायरेक्शन में जाते हो, इससे राइट डायरेक्शन में इस पॉइंट से, तो इस वाले क्यू का इफेक्ट आएगा, और लेफ्ट डायरेक्शन में जाते हो तो इस वाले क्यू का आएगा। तो देखो, जब हम इसके जस्ट पास होंगे इस वाले प्लस क्यू के, तो जस्ट पास होंगे तो इसकी टेंडेंसी अभी भी इधर की तरफ होगी, पर अब इसका डोमिनेंट फैक्टर जो है वो ज्यादा हो जाएगा क्योंकि इससे पास हो चुके हो। और अगर हम देखें तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो ऑब्वियस सी बात है ये नेगेटिव डायरेक्शन होने वाली है, और जो इसका इफेक्ट आएगा वो नेगेटिव से स्टार्ट होगा। अच्छा, यहाँ देखो, जब आप इसके लेफ्ट रीजन में जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसका इफेक्ट आने वाला है जस्ट इसके राइट साइड में। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी क्योंकि इसकी टेंडेंसी अवे होगी। तो जब हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ के लिए क्या होने वाला है, अब आप सोचेंगे कि ग्राफ कैसे बनाए, तो E इज इक्वल टू KQ बाय R स्क्वायर होता है, तो 1/r स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिट से स्टार्ट होते हुए ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा और वो कुछ इस तरीके से इन्फिनिट को टेंड करेगा यहाँ। तो यहाँ पे फील्ड जो होगी वो 0 को क्रॉस कर रही होगी। यहाँ पे नेगेटिव इसलिए क्योंकि यहाँ डोमिनेंट फैक्टर है, यहाँ पॉजिटिव इसलिए क्योंकि इसका डोमिनेंट फैक्टर। ठीक है बच्चों, ओके। अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है जिसके अंदर आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है वो वेरी करवा रखी है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक स्फीयर बना लेता हूँ। ये हमारा स्फीयर हो चुका है, इसकी आपको रेडियस बोला हुआ है r, तो ये कुछ हम मान लेते हैं कैपिटल R है। और यहाँ पे जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो आपको दिया हुआ है रो नॉट 1 - r अपॉन कैपिटल R। ठीक है,
आपको ये बोला हुआ है कि आर जो है यहाँ पे सेंटर से डिस्टेंस आपको दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछा हुआ है कि क्या होने वाली है जब आप रेडियस के अंदर रहते हो। तो रेडियस के अंदर रहते हैं तो मान लेते हैं हमने क्या करा कि एक अंदर की तरफ एक छोटा सा स्फीयर ले लिया आर रेडियस का, स्मॉल आर रेडियस का, जिसकी थिकनेस कितनी हो चुकी है डी आर। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे इंटीग्रेशन क्यों कर रहा हूं। कारण इसके पीछे ये है इंटीग्रेशन करने का कि रो जो है वो वेरी कर रहा है, और जब वेरी कर रहा है तो अगर हम बात करें क्यू की तो क्यू क्या होता है रो इंटू डी। तो यहां पे जब आप लिखोगे तो क्या आएगा रो नॉट 1 माइनस आर अपॉन कैपिटल आर, और डीवी जो होगा वो 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका एरिया, और डी आर इसकी क्या हो चुकी है थिकनेस। तो मान लेते हैं 0 से लेके आर तक, क्योंकि इनसाइड पॉइंट है तो हम इनसाइड तक ही इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा रो नॉट 1 माइनस यहां पे अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो रो नॉट इंटू पाई स्क्वायर क्या आ जाएगा आर स्क्वायर डी आर माइनस आर क्यूब अपॉन आर इंटू डी आर। तो 0 से r तक आप इसको इंटीग्रेट करिए, ठीक है। तो ये कितना आने वाला है रो नॉट इंटू 4 पाई, देखो आर क्यूब, इसका आर क्यूब अपॉन 3 होगा तो आर क्यूब बाई 3 माइनस ये आ जाएगा 1 अपॉन आर इंटू आर की पावर 4 बाय 4, ये आ चुका है। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती है इनसाइड। तो यहाँ पे कितना आने वाला है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई क्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं रो नॉट, यहां से आर स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो ये आएगा आर बाई 3 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4 आर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो आप देखोगे कि ये इससे कैंसिल 4 पाई से ये कैंसिल हो चुका है, तो आंसर आएगा रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर बाई 3 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4 आर, दैट वुड बी द आंसर। और अगर हम यहां देखें तो हमें जो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है वो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, ठीक है बच्चों। ओके, अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जो दे रखा है, आपको बोला हुआ है कि एक सेमी सर्कुलर आर्क है जिसकी रेडियस a है। तो मान लेते हैं कि ये एक सेमी सर्कुलर आर्क है जिसकी रेडियस हम कुछ a मान लेते हैं। आपसे बोला हुआ है कि इसकी यूनिफॉर्म चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी है जो है लैम्डा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या होने वाली है। तो देखो बच्चों, जब ये आर्क की बात हो रही है कहीं ना कहीं, अगर मैं इसको आपको समझाने के लिए बताऊं तो यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं आर्क की वजह से, तो हमें पता है कि ये वाले पार्ट की टेंडेंसी अवे होगी या नहीं होगी। और जब अवे होने वाली है तो मैं इस आर्क को कुछ ऐसे समझा देता हूं आपको, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। यस, ताकि विजुलाइज करने में बहुत इजी होगा। देखो, तो यहाँ पे हमने बनाया, अब क्या है कि ये हमारी रेफरेंस लाइन है। अब अगर मैं कहूं तो यहाँ पे क्या होगा कि ये ए रेडियस वाला पार्ट है, लैम्डा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो अब नॉर्मली अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूं, जैसे मैंने क्या करा, थीटा पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट लिया, ये जनरली बस देखने के लिए ना, जिसकी वैल्यू लेंथ हो गई आर डी थीटा। तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लाने की, मान लेते हैं डी है, ठीक है। उसके रेस्पेक्ट में उतने ही एंगल पे दूसरा पॉइंट भी रहा होगा और उतनी साइज का रहा होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लेके जाएगा डी। तो अगर हम देखें तो यहां पे मुझे दिख रहा है कि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये डी कॉस थीटा आने वाला है और ये डी साइन थीटा आने वाला है। ऐसे ही इस वाले का डी कॉस थीटा आएगा यहां पे, और यहां पे डी साइन थीटा आने वाला है। तो मुझे क्या पता लगा कि हर एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में दूसरा एक और पॉइंट होगा जो इसके वर्टिकल कंपोनेंट्स को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। यानी मेरे लिए ई नेट का जो आंसर है वो इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा है, जहां पे डी क्या है, एक छोटे से एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डी के बारे में लिखते हैं तो डी क्या होगा, डी होता है के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे इसकी रेडियस कितनी है ए। तो अब देखो के डी क्यू क्या लिखा जाता है, लैम्डा इंटू जो भी लेंथ है, तो ये लैम्डा लेंथ कितनी है आर डी थीटा, और आर की जगह हम उसकी रेडियस लिख देते हैं ए, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर।
ठीक है, अब लिमिट कहां से कहां तक लगाएंगे, तो थीटा के लिए हम देखें तो -π/2 तक आप जा रहे हो और ऊपर +π/2 तक, क्योंकि देखो ऊपर वाला एंगल पॉजिटिव लोगे तो नीचे वाला क्या हो गया, नेगेटिव। तो यहाँ आ जाएगा -π/2 से लेके +π/2। तो आप यहाँ देखोगे कि k लैम्डा अपॉन a cos थीटा इंटू d थीटा का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे -π/2 से +π/2, तो ये आने वाला है 1/4πε0 लैम्डा अपॉन a, ये आ जाएगा sin थीटा -π/2 से लेके +π/2। तो यहां हम देखेंगे कि ये आया 1/4πε0 लैम्डा अपॉन a sin π/2 माइनस sin -π/2, यहां से आया 1/4πε0, तो 2 आएगा, तो मैं उस 2 को कैंसिल कर देता हूं, तो लैम्डा अपॉन a ही आने वाला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। ओके बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो गॉस थ्योरम का काफी अच्छा क्वेश्चन है। उसके अंदर आपको बोला हुआ है कि ये एक सिलेंड्रिकल पार्ट आपको दिया हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर आपको ये सरफेस ए है, ये सरफेस बी है और ये सरफेस सी दिया हुआ है, और आपको बोला हुआ है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो आपको ये बोला हुआ है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूनिट ऑफ वोल्टमीटर एसोसिएटेड विद द कर्व्ड सरफेस बी। बी के थ्रू जो सरफेस है उसके थ्रू जो फ्लक्स है वो फाई है। आपको बोला हुआ है कि ए के थ्रू कितना होने वाला है। तो देखिए, अगर अंदर की तरफ चार्ज रखा हुआ है और हमें पता है कि सिलेंड्रिकल पार्ट जो है क्लोज सरफेस है, तो हम यहाँ क्या करेंगे कि क्लोज इंटीग्रल ई डॉट ds प्लस क्लोज इंटीग्रल ई डॉट ds प्लस क्लोज इंटीग्रल ई डॉट ds इज इक्वल टू q टोटल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप सोच रहे होंगे कि क्या है, ये a सरफेस के लिए, ये b के लिए और ये c के लिए, पर हमें पता है ये जो वैल्यू आने वाली फाई ऑफ a इज इक्वल टू फाई ऑफ c, क्योंकि दोनों का क्रॉस सेक्शन सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे सेम रहने वाला, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ फाई, और इसको फाई 1 बोल दीजिए ना, ताकि हमारे लिए क्लियर रहे। और b के लिए उसने बोला हुआ है कितना है कि ये फाई है इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि चार्ज एनक्लोज जो है वो इतना है। तो यहां से ट्वाइस फाई 1 की वैल्यू आई q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई, तो फाई 1 की वैल्यू जो आ रही है वो 1/2 q बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई। ओके बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो काफी अच्छा और बहुत इजी क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। ऐसे क्वेश्चन जो है किसी बच्चे को छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या कर रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कर्व दे रखे हैं और आपको बोला हुआ है कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। तो देखो बच्चों, अगर हम बात करें ए के लिए, तो ए पे क्या हो रहा है, आपको बोला हुआ है कि फील्ड लाइंस बाहर जा रही है, और यहां पे बी के लिए हम बात कर रहे हैं तो फील्ड लाइंस एंटर कर रही है। और हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए जो फील्ड लाइंस होती है वो आउटवर्ड होती है, नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड होती है। तो यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि ये वाला जो चार्ज रहा होगा वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहा होगा और ये वाला जो चार्ज है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव रहा होगा, ठीक है। अब उसमें ऑप्शंस के अंदर आपको ये भी दे रखा है कि इनका अमाउंट किसका ज्यादा रहा होगा, मतलब ए और बी में आप क्या ज्यादा बता सकते हो। तो आप लोग डायग्राम को अगर ढंग से देखें तो ए पे जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू बी, क्योंकि बी के अंदर आपको केवल ऐसी कुछ 4 फील्ड लाइंस बता रखी, जबकि ए पे ये इधर वाली फील्ड लाइंस 6। कहने का मतलब ये है कि जिसमें ज्यादा फील्ड लाइंस होती है उसका अमाउंट क्या रहता है, ज्यादा, यानी ए का अमाउंट ज्यादा रहा होगा, बी का अमाउंट कम रहा होगा। तो होपफुली आज आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ओके, अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है एक इंटीजर का क्वेश्चन। इंटीजर के क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन में आपसे बोला हुआ है कि एक पार्टिकल है जिसका मास आपको दे रखा है 10⁻³ kg, ठीक है, और चार्ज की वैल्यू जो है वो 1 कूलम आपको दिया हुआ है, जो इनिशियली क्या था रेस्ट पे, तो v इनिशियल की वैल्यू 0 दे रखी है, ठीक है। अब आपसे बोला हुआ है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई करी है E0 sin ωt, ठीक है, जहां पे E0 की जो वैल्यू है वो आपको 1 न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है और ओमेगा की जो वैल्यू है वो 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड आपको दिया हुआ है। आपको बोला हुआ है कि केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का ही इफेक्ट कंसीडर करना है
और आपको बताना है कि मैक्सिमम स्पीड क्या होगी। देखो बच्चों, सबसे पहले तो ये समझना ज्यादा जरूरी है कि मैक्सिमम स्पीड कब आती है, जब नेट फोर्स 0 हो जाता है। आप हमेशा ध्यान में रखना, कोई भी पार्टिकल अगर किसी फोर्स के इन्फ्लुएंस में चलता रहेगा तो वो तभी जाके उसकी मैक्सिमम स्पीड आएगी जब वहां पे नेट फोर्स क्या हो जाए, 0। तो अगर हम बात करें एफ नेट की, तो एफ नेट क्या होगा, क्यूई। और अगर एफ नेट 0 होगा तो क्यूई क्या हो जाएगा, 0। तो आप ऐसे कह सकते हो बेसिकली कि ई 0 हो जाए, और ई 0 के लिए क्या करें, ई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 0, यानी आप ऐसे कह सकते हो साइन ओमेगा टी की वैल्यू 0 हो जाए। अब एक बार अगर पार्टिकल स्टार्ट हो गया तो टी इज इक्वल टू 0 वाली तो हम कंसिडर करेंगे नहीं, तो यहाँ क्या जाएगा, ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई, क्योंकि पाई पे भी साइन की वैल्यू 0 होती है, यानी टाइम की वैल्यू हो चुकी है पाई अपॉन ओमेगा, यानी ये वो टाइम है जहां पे मैक्सिमम स्पीड आने वाली है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, ताकि अब हम क्या करेंगे कि एम ए इज इक्वल टू क्यू ई जब आप यहां लिखोगे नेट फोर्स की, तो जब एक्सेलरेशन को हम लिखेंगे तो ये आएगा क्यू अपॉन एम ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ए को हम अब लिखने वाले हैं डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू ई नॉट अपॉन एम साइन ओमेगा टी। तो ये आ जाएगा डीवी इज इक्वल टू क्यू ई नॉट अपॉन एम साइन ओमेगा टी इंटू टी टी, और इसको अब हम इंटीग्रेट करेंगे। उसने बोला हुआ है टी इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 थी, टाइम हमें पता है पाई अपॉन ओमेगा, उस पे वेलोसिटी मैक्सिमम आएगी। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, डीवी का इंटीग्रेशन वी लोअर लिमिट 0 और वी करेंगे, यहाँ आएगा क्यू ई नॉट अपॉन एम, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, और लॉ लिमिट 0 और ये पाई अपॉन ओमेगा से है। तो यहां से आप देखोगे कि v की वैल्यू आएगी माइनस, अब वैल्यू पुट कर दो, q की वैल्यू 1 है, e नॉट की वैल्यू भी 1 है, m की वैल्यू 10 टू द पावर -3 है, ओमेगा नॉट की वैल्यू 10 टू द पावर 3 है, और यहां देखिए cos ओमेगा पाई अपॉन ओमेगा माइनस cos 0 ये आने वाला है। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये cos पाई हो गया, cos पाई माइनस cos 0। तो आप ये देखेंगे जब आप इसको सोल्व करोगे v की वैल्यू को, तो ये आ जाएगा -1 अपॉन 1 -1 और ये आप देखोगे कि ये आ जाएगा 2, यानी आंसर हमारा जो आने वाला है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। देखिए आप लोग कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीजर का जो सेकंड वाला है वो हमें दिया हुआ है कि एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है जिसके वर्टिसेस पे आपको चार्ज कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है कि अब ऊपर वाला जो चार्ज है वो कैपिटल क्यू है, ये स्मॉल क्यू है, ये स्मॉल क्यू है, ठीक है, और राइट एंगल आइसोसेलेस है, मतलब अगर ये ए है तो ये वाली भी क्या होगी ए, और ये वाली कितनी होने वाली है √2a होने वाली है। क्वेश्चन ने कहा है कि इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर नेट पोटेंशियल एनर्जी 0, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी को जब हम 0 करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी होगी के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, प्लस इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी होगी के क्यू ए डिवाइड बाय √2a, प्लस यहां इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी होगी के क्यू क्यू अपॉन ए, इसको किसके इक्वल करेंगे 0। तो यहां से देखिए आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ के क्यू क्यू अपॉन ए 1 + 1 बाय √2। ठीक है, तो ये k से k कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, q से q कैंसिल हो जाएगा, तो q की वैल्यू आई -q √2 + 1 अपॉन √2। और हमारे को यहाँ पे जो आंसर दे रखा है उसने कहा है कि q बाई q की वैल्यू आपको बतानी है, तो q अपॉन q की जो वैल्यू आएगी वो √2 अपॉन √2 + 1 आने वाली है, यानी 1.4 अपॉन 1.4 + 1 होगा, और आपको फ्रैक्शन के अंदर इसका आंसर निकालना है, तो आप देखोगे ये आएगा 1.4 डिवाइड बाय 2.4, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0.6 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे को क्वेश्चन को करना है। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे। थर्ड वाले क्वेश्चन के अंदर हमारे को बोला हुआ है कि एक इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर हमारे को दे रखा है जिसकी रेडियस है r। आप लोगों को बोला हुआ है कि इसकी यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, तो मान लेते हैं कि ये एक सिलेंडर है, ठीक है, जिसका एक फाइनाइट पार्ट मैं आप लोगों के सामने बना रहा हूं, और आपको बोला हुआ है कि इसकी जो रेडियस है
वो आर है, ठीक है। और ये इनफाइनाइट लेंथ का है तो आप इसको इनफाइनाइट लेंथ तक कंसीडर कर सकते हैं। और सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, आपने क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इसके अंदर एक स्फेरिकल कैविटी है जो कितनी रेडियस की है, r/2 रेडियस, ठीक है। आप लोगों से बोला हुआ है कि यहां से सेंटर से 2r डिस्टेंस पे एक p पॉइंट है, आपको क्या करना है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है। देखिए जब भी कैविटी टाइप का एग्जांपल आता है ना, दिमाग में हमेशा यही करना चाहिए कि इसको हम उतने ही पार्ट से फिल कर दें और उतने पार्ट से सब्ट्रैक्ट कर दें। मतलब बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप उतने ही पार्ट से इसको सब्ट्रैक्ट ऐड कर दोगे और सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ऐड करने से तो ये जो सिलेंडर है वो कंप्लीट बन जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करने से ये वाला जो चार्ज है कैविटी वाला वो रह जाएगा। उससे फायदा ये होगा कि ज्योमेट्री जो है वो यूनिफॉर्म हो जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पे कहूंगा पी पॉइंट पे, तो आप ऐसे कह सकते हो, देखिए जो ये पी पॉइंट है हमारे लिए यहाँ पे, इसको हम अलग कर देते हैं। यहाँ पे जो पी पॉइंट है उस पे ये जो होगा वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाएगा, और जो नेगेटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाएगा। यानी ईपी जो होने वाला है वो E1 माइनस E2 होगा, जहां पे E1 जो होगा वो सॉलिड सिलेंडर की वजह से क्या होने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और E2 जो होगा वो यहाँ पे स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो सबसे पहले E1 की बात करें तो होती है 2k लैम्डा अपॉन r, जो आ जाएगा 2k लैम्डा अपॉन 2r आने वाला है, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे बच्चों, तो इसको हम लैम्डा को रो की फॉर्म में कंसीडर कर सकते हैं ना, क्योंकि उसने हमारे को रो की फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। अब E2 की बात करते हैं। E2 क्या आ जाएगा हमारे पास, E2 यहाँ पे होगा k रो इंटू 4/3 पाई r/2 का होल क्यूब, क्योंकि हमारे जो स्फीयर है उसकी रेडियस कितनी है, r/2, डिवाइड बाय आपको कितनी डिस्टेंस पे निकालना है, जिसके सेंटर से 2r की डिस्टेंस पे, ये हमारे पास आ गया। तो आप देखिए यहाँ क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो 4/3 पाई r³/8 डिवाइड बाय 4r स्क्वायर। तो ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r स्क्वायर से ये r, तो ये आ जाएगा रो r अपॉन 96 एप्सिलॉन नॉट आने वाला है। कितना आ जाएगा, रो r अपॉन 96 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे आएगा। और अगर हम इसको उस फॉर्म में कंसीडर करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2r, ठीक है। और हमारे को क्या दे रखा है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखी है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, रो इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, ये आएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से आर, तो ये आ जाएगा रो आर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा मेन काम क्या है, EP is equal to rho r upon 4 epsilon naught minus rho r upon 96 epsilon naught, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये आ जाएगा रो r अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया तो ये आ जाएगा 1/4 माइनस 1/96। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 23 रो r अपॉन 96 एप्सिलॉन नॉट। और अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारे को ये पूछा हुआ है कि k की फॉर्म में 6 का मल्टीपल दे रखा है और k की फॉर्म में, तो यहाँ पे k की जो वैल्यू होगी 6k एप्सिलॉन नॉट दिया हुआ है, तो k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 16। तो हमारा आंसर जो होगा वो 16 आ जाएगा, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से बोला हुआ है कि लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड किसी भी रिंग के एक्सिस पे किस डिस्टेंस पे होता है सेंटर से, अगर उसकी रेडियस आप लोगों को 3 मीटर दे रखी है तो आपको वो पूछा हुआ है वो डिस्टेंस क्या होगी। वैसे तो ज्यादातर बच्चों को ये चीज पता होती है बच्चों, फिर भी मैं आपको बता दूं कि मान लेते हैं सेंटर से x डिस्टेंस है और ये r है, तो हमें पता है कि रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो KQ x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 होती है। अब इसके दो मेथड है, एक तो आप डिफरेंशिएट करके कैलकुलेट करो, जैसे DE/dx अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 का होल स्क्वायर। हम यहाँ पे u/v वाला रूल लगाएंगे, KQ यहाँ पे कांस्टेंट है तो बाहर आ गया,
और ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 को एज इट इज रखा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस एक्स को एज इट इज रखेंगे, ये आएगा 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू 2x, और इसको किसके इक्वल करेंगे 0। तो जब आप 0 के इक्वल करोगे तो आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल टू, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 3x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। तो फाइनली क्या आया, x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर विच इज 2x स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, दैट इज x इज इक्वल टू प्लस माइनस r बाय रूट। यानी प्लस माइनस r बाय रूट टू डिस्टेंस पे क्या होगी, फील्ड मैक्सिमम होगी। और आपको ये रिजल्ट याद भी रखना है कि जो भी हमारे यहाँ पे रेडियस होती है उसका 1/√2 टाइम्स पे फील्ड मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पे हमारे को 1/1.4 और यहाँ पे r की वैल्यू 3 दे रखी है, तो आएगा 3 डिवाइड बाय 1.4। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर जो आएगा वो 2.1 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, ओके, अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे को दे रखा है, जिसका डायग्राम मैंने आप लोगों को पहले से ही बना दिया है। इसके अंदर आपको बोला हुआ है कि एक चार्ज है जिसका मास 1 kg और चार्ज 1/3 माइक्रोकूलम है, वो इन्फानाइट से किसी एक स्फीयर की तरफ बढ़ता है जिसका चार्ज भी सेम है, तो उसकी रेडियस 1 mm है और उससे कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे 0.5 mm की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। आपसे बोला हुआ है कि जब ये इसको ग्रेजेस यानी जब इसको क्रॉस करके जाएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो सबसे पहले अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो और आपको जब ये हिट करेगा तो हिट करने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। क्योंकि जब भी कोलिजन का कोई केस है या तो मोमेंटम कंजर्वेशन होता है या एंगुलर मोमेंटम। अब ये स्फीयर फिक्स है तो यहाँ पे क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे तो m v0 इंटू r/2 इज इक्वल टू mv r आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि बाद में ये जब ग्रेस करके इसको निकलेगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस r होगी। तो यहाँ पे मास से मास कैंसिल, r से r कैंसिल, तो फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो हाफ हो जाएगी। अब अगर आप यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे तो क्या आएगा, k इनिशियल प्लस p इनिशियल इज इक्वल टू k फाइनल प्लस p फाइनल। अगर आप लोगों से ये बोला हुआ है कि जस्ट मिनिमम वेलोसिटी हमारे को v0 बतानी है कि जस्ट ग्रेस करके निकल जाए, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v0 स्क्वायर प्लस इंफिनिट पे तो पोटेंशियल एनर्जी 0, बाद में हाफ m v स्क्वायर प्लस जब ये इसके जस्ट बाहर निकल रहा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी k q अपॉन r होगी। तो देखिए यहां से आया हाफ m v0 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू k q स्क्वायर बाय r। तो अगर हम यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे क्या आने वाला है, हाफ m की वैल्यू 1 है, v0 और यहाँ v की वैल्यू v/2 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 3 v0 स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू k की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, q की वैल्यू ये है तो 1/3 यानी 1/9 इंटू 10 टू द पावर -12 डिवाइड बाय r की वैल्यू 1 इंटू 10 टू द पावर -3 दे रखी है। तो आप देखोगे 9 से 9 कैंसिल और ये दोनों मिलके कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आया v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 8/3 यानी v0 इज इक्वल टू 8/3 का अंडर रूट। ठीक है, और तो ये हमारा आंसर जो होगा वो फ्रैक्शन में आ जाएगा, ये आएगा 2√2 अपॉन √2 को भी हम इसमें लिख देते हैं 1.4 और ये 1.7 आ जाएगा, तो आया 28 डिवाइड बाय 17, ये आएगा 11 आ गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.6 समथिंग कुछ इस तरीके का आंसर आने वाला है। अब डेसिमल के 2 डिजिट तक होगा तो आप एग्जैक्ट निकाल सकते हैं।